एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का जो अपराध दर है वो 277.1% है। 277.1 अपराध प्रति लाख जनसंख्या है, जो कि राष्ट्रीय औसत 422.2 से बहुत ही ज्यादा बेहतर है। केरल, तमिलनाडु समेत 16 ऐसे छोटे और बड़े राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं इसमें, जहां का अपराध दर बिहार से बहुत ज्यादा है। अगर आप उदाहरण के तौर पर देखें तो जहां बिहार का अपराध दर 277.1 है, वहीं केरल का 1274.8 है, जिसको ये अब कानून व्यवस्था का मॉडल बताने का काम इंडिया ब्लॉक के साथ ही करते रहे। वहीं तमिलनाडु का, जहां स्टालिन की सरकार है, 617.2 है, और उड़ीसा 386.7 है। इसके लिए हम लोगों ने कुछ टेबल भी लगाए हैं, वो प्रेस रिलीज के साथ आप सबों को चला जाएगा, और उस टेबल से भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई। अगर एक शराबबंदी के आंकड़े को अगर इसमें से अलग कर, अब आपको और हैरानी हो कि देश के ज्यादातर राज्यों के जो आंकड़े, उन्हें इंडियन पिनल कोड के जरिए दर्ज किया जाता है, जिसको अब भारतीय न्याय संहिता कहा जा रहा है। चूंकि ये औपनिवेशिक कानून था, उसको अब हम बीएनएस के नाम से जानते हैं। और उनके आंकड़ों के आधार पर अगर बिहार के स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ, शराबबंदी स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ है, वो बिहार का कानून है, उनको अगर हम उसमें से निकाल दें तो इस तालिका में बिहार में 166.3 जो अपराध है प्रति लाख आबादी पर, वही सामने आए। अब इनके मुकाबले जो दूसरे राज्यों में केवल आईपीसी के आंकड़े हैं, उसके आधार पर हम देश के 17 राज्यों से बेहतर कानून व्यवस्था का मॉडल आपके सामने देश को नीतीश कुमार जी के जो बड़े फैसले हैं, जिस तरह से पुलिस बल का आधुनिकीकरण हुआ, जिस तरह से पुलिस में नियुक्तियां हुई, जिस तरह से कार्यबल जो पुलिस बल 42,000 का था वो 1,10,000 हुआ, और अब वो 2,29,000 कराए जाने का लक्ष्य है। लगातार कानून व्यवस्था के जितने भी मानक हो सकते हैं, उन मानकों पर बेहतर प्रदर्शन करने के कारण ये जो इसमें जो आंकड़े हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अपराध बढ़ने का तो सवाल ही नहीं होता है। और इसका जीता जागता उदाहरण है, अभी प्रकाशित हुआ है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की जो ताज़ा आंकड़े हैं, जिसमें 2015 से लेकर 2024 तक के आंकड़ों को समाहित किया गया, और उसके आधार पर देश के अलग अलग राज्यों में पुलिस, जेल और न्याय व्यवस्था की रैंकिंग तय की गई, और इस रैंकिंग में सबसे तेजी से अपना रैंक सुधारने वाला राज्य बिहार को माना गया है। 68 इंडिकेटर्स हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के, उसके आधार पर बिहार ने 47 इंडिकेटर्स बेहतर प्रदर्शन किया है। और देखिए, ये जो आंकड़े आपके सामने आए हैं, इसके लिए पुलिस का जो प्रशिक्षण है और महिलाओं के साथ साथ जिन वर्गों पर ज़्यादा अत्याचार होते थे, उनकी भागीदारी पुलिस बल में सुनिश्चित करने का भी बड़ा काम है। पहले ट्रेनिंग के आंकड़े देख लीजिए। बिहार पुलिस में ट्रेनिंग पर खर्च करने के मामले में बिहार अव्वल है, पुलिस के ट्रेनिंग के मामले, और 20,530 रुपये एक पुलिसकर्मी के ट्रेनिंग पर औसतन खर्च होता है बिहार। जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाले मध्य प्रदेश में यही राशि 15,243 रुपये। पश्चिम बंगाल,
जहाँ के पुलिस की कितनी बुरी स्थिति है वो सब लोग जानते हैं। ये मात्र 125 रुपये वहाँ ट्रेनिंग पर खर्च होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अपने पुलिस बजट में केवल ट्रेनिंग के बदले बिहार 5.69% हिस्सा सिर्फ ट्रेनिंग पर खर्च करता है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो नागरिकों या अपराधियों द्वारा हम लोग बिहार, जहां पुलिस पर नागरिकों या अपराधियों के द्वारा हमले किए जाते हैं, जो बिहार में कई बार बढ़ा चढ़ा करके दिखाई जाती है, इक्की दुखी घटनाओं के आधार पर बिहार की छवि को लगातार धूमिल करने की बातें होती हैं। लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है कि गैंगस्टर हो, चोर डकैत हो या किसी भी तरह के अपराधी के हाथ ऑन ड्यूटी घायल होने वाले पुलिस वालों की संख्या सबसे ज्यादा केरल में 265, उड़ीसा में 202 और हरियाणा में, कर्नाटक में, केरल में जो आंकड़े हैं उन सबों के मुताबिक बिहार में ये आंकड़े मात्र 8 लोगों हैं। उसी तरह से आम जनता की उग्र भीड़ के द्वारा जो हिंसा में घायल होने वाले पुलिस वालों की जो संख्या है वो भी पूरे देश में सबसे ज्यादा केरल में। और बिहार में उग्र भीड़ के हमले में केवल 56 पुलिस वाले घायल। तो ये आंकड़े बेहतर पुलिसिंग, उनके बेहतर प्रशिक्षण और समावेशी मॉडल, ये समझना बेहद जरूरी है कि बिहार में महिला पुलिसकर्मी 23% से ज्यादा है और देश में सबसे ज्यादा महिलाओं की हिस्सेदारी पुलिस बल में बिहार में है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम जी, मनीष यादव जी, मीडिया पैनलिस्ट किशोर कुणाल जी, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के मित्रों, अभी मनीष यादव जी ने विषय प्रवेश के साथ ही ये बता दिया कि किस मुद्दे पर हम और आप रूबरू हो रहे हैं। निसंदेह बिहार की छवि को धूमिल करने के लिए लगातार भ्रामक आंकड़ों के जरिए तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी बिहार कांग्रेस और महागठबंधन के साथियों के द्वारा छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाए जाने का लगातार काम हो रहा है। दरअसल आंकड़े आपको ये बताएंगे, जिस एनसीआरबी के आंकड़े का ये बार बार हवाला देते हैं और इंडिया का जो जस्टिस रिपोर्ट है, जिसने अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर अलग अलग राज्यों की कानून व्यवस्था के लिए कुछ क्रम निर्धारित किए हैं, उन पर विस्तार से आपसे चर्चा होगी। सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है, जो लोग ये कहते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही बुरी है, उनको जानकर बेहद निराशा होगी और दुख होगा कि दरअसल एनसीआरबी के वही आंकड़े जिनको हम अपराध दर कहते हैं, जो प्रति लाख आबादी के आधार पर तय जो सूचकांक, बिहार देश के अनेक राज्यों से बेहतर कानून व्यवस्था के शासन का प्रतीक बन चुका है। और आपके सामने का संख्या तो हमने बताया, महिला ऑफिसर के मामले में आज हम देश में चौथे स्थान पर है महिला पुलिस ऑफिसर के मामले में। और ओबीसी, पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों पर जब उत्पीड़न के मामले होते थे तो कई बार पक्षपातपूर्ण भूमिका के लिए पुलिस को
कई तरह के आरोपों का सामना करना पड़ता है। ये नीतीश कुमार जी के 2005 में शासन में आने के पहले अनेक बार ऐसे आरोप लगे, लेकिन अब हालत ये है कि ओबीसी के लिए आरक्षित पदों का जो कुल स्वीकृत पद है उसके मुकाबले 143% पदों पर पुलिस 43% ज़्यादा, 100% तो पूरा हुआ ही, 143% पर ओबीसी के अधिकारी पुलिसकर्मी आसीन है। तो इसलिए अब शेड्यूल कास्ट में भी देख लीजिए 100% जिसको 100% आप कहेंगे उसके मुकाबले 102% से ज़्यादा, लगभग 103% क्षमता के मुकाबले ज़्यादा है शेड्यूल कास्ट के पुलिसकर्मी। तो ये जो समावेशी मॉडल है पुलिस बल को भी संयमित आचरण करने के लिए वातावरण बनाता है और उन्हें प्रेरित भी करता है। बेहतर ट्रेनिंग, समावेशी मॉडल, अनुसंधान की गुणवत्ता, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मॉनिटरिंग से ये आंकड़े बिहार को हासिल हुए हैं। इन आंकड़ों को टेबल के साथ हम लोग रिलीज के जरिए भी आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे इसका अध्ययन आप कर पाएंगे। और विपक्ष के जो झूठे आरोप हैं उन्हें इन सवालों पर जवाब देना चाहिए कि इन आंकड़ों के बाद उनकी सफाई क्या है। अब मैं आग्रह करूंगा हिमराज राम जी से कि वो समझें, और मैं इतना ही कहूँगा कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के द्वारा बार बार एनसीआरबी के ही आंकड़े रखे जाते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर प्रति लाख व्यक्ति की आबादी के आधार पर जो अपराध दर है, उस अपराध दर के आंकड़े में केरल और बिहार का कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता है। आधे से के आसपास का फर्क है और ये आधिकारिक आंकड़े हैं। तो निसंदेह इन आंकड़ों के आधार पर जब बिहार पर आरोप रखते हैं तो आरोपों का जवाब भी एनसीआरबी के आंकड़ों से ही हम लोगों ने दिया है। और इसके साथ जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने कई मानकों पर 60 से ज़्यादा ऐसे मानक हैं जिनके आधार पर किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था का को आंकड़े का काम किया है, और उसमें 47 इंडिकेटर्स पर बिहार बेहतर करता हुआ दिखा है। और इसीलिए उसे सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेट के तौर पर माना गया है जस्टिस रिपोर्ट में। तो दोनों ही रिपोर्ट्स को जब हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और इसीलिए चाहे निवेश का सवाल हो या जो बिहार का वातावरण है, जहां पिछले 2 वर्षों में 3 लाख करोड़ से ऊपर के जो निवेश के जो प्रस्ताव आए हैं, उसकी वजह यही है कि अब बिहार पर निवेशकों को ये लगता है कि जहां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें हों, जहां हर घर बिजली, हर उद्योग को बिजली मिल रही हो, जहां कच्चा माल उपलब्ध हो, वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति भी बहुत ही अच्छी हो, तो फिर निवेश के लिए इससे आदर्श कोई वातावरण नहीं हो सकता। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़े भाई श्री राजीव रंजन जी को सुन रहे थे। उन्होंने विस्तार पूर्वक अपनी बातों को रखा और ये महत्वपूर्ण विषय है आज का, लॉ एंड ऑर्डर का। और आपने सुना कि किस तरीकों से अपराध में कमी आई, और ये कमी किन कारणों से हुआ इसको भी इन्होंने रखा। इसके अलावे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 2005 से पहले का भी एक शासनकाल था, 90 के दशक से लेकर 2005 तक, जो अपराध के मामलों में सरकार की क्या भूमिका होती थी। अपराधी करते थे, लेकिन उनको सत्ता में रहने वाले लोग बचाने का काम करते। अपराध घटित होता था, घटनाएं घटित होती थी, लेकिन ज्यादातर घटनाओं का FIR तक भी नहीं होता। फिर भी
उस अपराध के आंकड़े को अगर देखते हैं तो काफी संख्या में दिखाई पड़ता है। उसके अनुपात में आज की सरकार 2005 से लेकर अब तक जो नीतीश कुमार जी के सुशासन में चाहे कहीं भी कोई घटना घटित होती है उसका प्राथमिकी दर्ज होता है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उसका अनुसंधान भी होता है, चार्जशीट डायरी भी होता है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्दी सुनवाई भी होती है। ये भी एक बड़ा कारण है। आज सत्ता में रह के अपराधियों को बचाया नहीं जाता। सत्ता में रह के इस बात की गारंटी की जाती है कि अपराधी चाहे कोई भी हो, अपराध अगर होगा, अपराध घटित करने वाले अपराधी को जेल के सलाखों के बीच जाना पड़े, वो पाताल में भी छिपा हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी प्रभावशाली हो, उन्हें पाताल से भी बिहार की पुलिस ढूंढ के खोज के निकालती है और कानून के हवाले करती है और उस पर उसको सजा मुकर्रर है। तो आज की सरकार में चूंकि सरकार के नियत पर भी, सरकार के कार्यकुशलता का भी प्रभाव अपराध पर पड़ता है। चूंकि पहले नियत लूट खसोट का था, पहले नियत अपराधियों को बचाने का था और आज की सरकार की नियत अपराध पर काबू करने का है और अपराधियों को जेल में बंद करने का है और उसको कसने का नहीं। तो इस कारण से भी अपराध की दर में काफी कमी है। एक बड़ा कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 2005 में हमारे नेता ने सत्ता संभाला था, उस समय जुटकों की हालत ये थी, या तो वो बेरोजगार जो थे या तो अपराधियों के संगत में धीरे धीरे फंसते जा रहे थे या बिहार छोड़ के बाहर। लेकिन जब सुशासन की सरकार आई तो उन युवाओं के लिए भारी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा किए गए, जिसके कारण वो युवा रोजगार पाने की ललक में अपराध को बाय बाय कर दिया। जो आपराधिक संगठन युवाओं को गुमराह करके अपने साथ जोड़कर अपराध की दुनिया में धकेलना चाहते थे, सुशासन आने के बाद उन युवाओं को रोजगार का अवसर मिला, युवा रोजगार में शामिल हो गए, अपने घर की आमदनी बढ़ाने लगे और अपराध के दरों में भी काफी कमी आई, अपराधियों की संख्या में भी काफी कमी आई।